सरकार के द्वारा 2023 के अंदर एक एक्ट लाया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसके माध्यम से देखिए बात करी गई कि जितने भी आपके अब सर्टिफिकेट्स होंगे बर्थ एंड डेथ के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे डिजिटली आपको रजिस्टर करने होंगे। चलिए ये बात तो ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि अभी इसके रिगार्डिंग जो मॉडल रूल्स यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ड्राफ्ट किए हैं, उसमें बात ये करी गई है कि अब सिर्फ चाइल्ड की फैमिली का रिलीजन नहीं, अब माता पिता का, मदर का क्या रिलीजन है, फादर का क्या रिलीजन है, वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट अब रिकॉर्ड किया करेगी। अब इसमें देखो पॉइंट ये भी निकल के आता है कि सरकार ने ये बात भी बोली है कि ये जो डेटा होगा ना यहाँ से, इस डेटा को अलग चीजें अपडेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर, आपका इलेक्टोरल रोल, आधार नंबर, राशन कार्ड, पासपोर्ट और बहुत सारी चीजों के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो भी रिसेंटली यहाँ पे अमेंड करी गई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखो पिछले कुछ दिनों के अंदर जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि अगर ना हम अनलिमिटेड कॉरपोरेट डोनेशंस को अलाउ कर देंगे, उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है ना, वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट था उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे द हिंदू न्यूज़पेपर बेसिकली जिस जो हम पढ़ भी रहे हैं, एंड साथ ही साथ कुछ इंडिपेंडेंट सर्च टीम थी, इन लोगों ने मिलकर थोड़ा एनालिसिस किया जो डेटा का पिछले दिनों के अंदर हमारे सामने देखने को मिला था। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, ऐसी टोटल 55 कंपनीज देखी गई हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे पैसा डोनेट किया है। एंड एक्चुअल में उन्होंने जो पैसा डोनेट किया, इट वाज मोर देन 7.5% ऑफ द कंपनीज एवरेज नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 3 ईयर्स। और बीच में तो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो बहुत ही कम पैसा कमा रही हैं, और वो सारा का सारा पैसा अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेट डोनेशंस के थ्रू, मतलब पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और ज्यादातर पैसा इसमें से, जैसा बताया गया है द हिंदू के द्वारा, वो रूलिंग पार्टी को यहाँ पर गया है। ये कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस, इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वायलेट होते हैं, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट उसी चीज को कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है। दोस्तों डेट है आज की 5 अप्रैल 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट बिटवीन यूके एंड यूएस ऑन एआई सेफ्टी। देखो अगर आप प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना, तो कुछ महीने पहले हमने ब्लेचली डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। ब्लेचली डिक्लेरेशन दरअसल में यूरोपियन यूनियन हो गया और साथ साथ 28 कंट्रीज को अग्री किया गया था, जिसमें इंडिया भी पार्ट था, यूएस भी था, यूके भी था, चाइना भी था। ये दरअसल में हुआ था ब्रिटिश के ना, अगर हम बात करें ब्रिटेन के अंदर, आपको ये जगह देखने को मिलती है ब्लेचली पार्क। बेसिकली ये वही वाला एरिया है जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के ऊपर जो कोड्स ब्रेक करे गए थे। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वहां पर ये डेक्लेरेशन हुई थी जहां पर डिस्कशन किया गया था कि कैसे हम ग्लोबली एआई की सेफ्टी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, अब क्या हुआ है, अब यूएस और यूके साथ में आए हैं, इनने एग्रीमेंट को साइन कर दिया है एआई की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। बेसिकली जो भी कमिटमेंट्स करी गई थी ना लास्ट ईयर ब्लेचली पार्क एआई सेफ्टी समिट के दौरान, यूएस और यूके ने उसके बाद एग्रीमेंट साइन करके ये इंश्योर किया है कि कैसे जो आपके एआई मॉडल्स होते हैं, हम उनको प्रॉपर टेस्ट करेंगे। दोनों कंट्रीज आपस में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी कैपेबिलिटीज के रिगार्डिंग, रिस्क के रिगार्डिंग, जो कि कहीं ना कहीं एआई मॉडल के साथ लिंक करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एआई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। ज्वाइंट टेस्टिंग एंड लोगों का भी एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज बनाई जा पाए रिगार्डिंग एआई सेफ्टी के रिगार्डिंग, और इसका जो भी रिस्क वगैरह होगा कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक कॉमन अप्रोच दोनों कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगी। तो इन दोनों कंट्रीज का ऐसा कहना है कि साथ में आने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट होती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, इलेक्शन इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इस तरह की चीजों को अगर हमें अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली मैनेज करता है ना, तो कंट्रीज को साथ में आना ही होगा। तो इसी वजह से दोनों कंट्रीज यूएस और यूके के बीच में ये लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन एआई सेफ्टी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल जो कि आपने ब्रेचली डिक्लेरेशन के अंदर बात करी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मैसिव अर्थक्वेक हिट्स ताइवान, व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर। देखो ताइवान के अंदर एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिला है। अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 9 लोगों की डेथ हुई है। हालांकि काफी सारे लोग कह रहे हैं कि नंबर ये बहुत ज्यादा बड़ा है इससे, क्योंकि अभी असेसमेंट ही नहीं हो पाया है टोटल कितना काउंट है। एंड इसके साथ ही साथ 800 से भी ज्यादा लोग इंजर हुए हैं। देखो हमें ना रिंग ऑफ फायर के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं रिंग ऑफ फायर की, जिसको आप सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं,
ये रीजन ऐसा है जहां पर बहुत हैवी नंबर्स के अंदर आपको वॉल्केनोज भी एंड अर्थक्वेक दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा, ये आप इसको नोटिस भी कर पाओगे, ये एक हॉर्स शू की तरह आपको देखने को मिल जाएगा जो चीजें हाईलाइटेड हैं। ऐसा बताया जाता है कि लगभग टोटल ये जो एरिया है ये 40,250 किलोमीटर का टोटल ये लेंथ इस तरह से ये रन करती है। तो पूरा का पूरा एरिया अपने आप में काफी वैसा बन जाता है। अब यहाँ पे अभी जो बात कर रहा हूँ ना मैं अर्थक्वेक की, वो आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिल जाएगा, दैट इज ताइवान के पास में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी थे कि शायद हो सकता है जापान में सुनामी वगैरह आ पाए। तो अच्छी बात यह है कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट कहीं ना कहीं वहां पे वार्निंग सिग्नल्स डेफिनेटली आ गए थे। तो बात करें थोड़ा सा रिंग ऑफ फायर के बारे में, और तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे टोटल 15 कंट्रीज के क्रॉस रन करती है, जिसमें यूएसए, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, रशिया, चिली हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगी। और बहुत सारी आपको यहाँ पे अलग अलग प्लेट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। इवन यूपीएससी के मेंस के अंदर भी ना इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन कौन सा इसके क्या फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होती ना कि हाँ यार यहाँ पे क्यूरिल ट्रेंच हो गया, जापान ट्रेंच हो गया, ठीक है ना, फिलीपींस ट्रेंच हो गया, बोगेनविल ट्रेंच हो गया, तो कहीं ना कहीं आप उन आंसर्स को बढ़िया ढंग से आंसर कर पाते। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स आपको कोलाइड होती हुई डेफिनेटली देखने को मिल जाती हैं। अभी जो आपका ताइवान के अंदर अर्थक्वेक आया है उसके अंदर भी आप ये सारी चीजें ही उसके पीछे के मेजर रीजंस रहे हैं, जहां पर आपका आपके जो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कॉन्फ्लिक्ट में आई हैं। वल्नरेबल अर्थक्वेक इसी वजह से हैं क्योंकि आप नोटिस करो कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नीचे सबसाइड करती रहती हैं। रफनेस की वजह से जब कहीं ना कहीं आपस में प्लेट शिफ्ट करती हैं, उस वजह से फॉल्ट लाइन के अक्रॉस अचानक से हमें अर्थक्वेक देखने को मिल जाएगा। ताइवान में जो अर्थक्वेक आया है वहां पर आपका फिलीपीन सी प्लेट, आपका यूरेशियन प्लेट और सुंडा प्लेट ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करती हैं। उसी तरह से सिमिलरली वॉल्केनोज भी इस जगह पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे जब भी आपकी ओशनिक प्लेट जो होती है वो कहीं ना कहीं भारी होने की वजह से जब वो नीचे जाती है, उस वजह से हमें इस तरह से उसका सबडक्शन की वजह से मेल्टिंग देखने को मिल जाएगी। एंड दैट्स हाउ द डीपर से आपका जो मैग्मा है वो प्रोड्यूस होगा एंड अकॉर्डिंगली वो लावा की फॉर्म में ऊपर आके वॉल्केनो कॉज करता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज यूथनेशिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक 28 साल की डच महिला है, इन्होंने अपनी जिंदगी को लीगली एंड कर लिया है। देखिए इनके द्वारा दरअसल में बताया गया कि पूरी ज़िंदगी भर इन्होंने बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कहीं न कहीं फेस किया, इवन थेरेपीज़ वगैरह भी लेने की कोशिश करी, पर जब थेरेपी से भी काम नहीं बना, तो अब इन्होंने यहाँ पर यूथनेशिया का सहारा लेने की बात करी है। दरअसल में देखो होता क्या है ना, जब कहीं न कहीं एक कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करता है, जब उनको कोई ऐसी कंडीशन होती है जो कि क्योर नहीं हो सकती या फिर अनलिमिटेड सफरिंग होती है, उस केस को हम यूथनेशिया बोल सकते हैं। आप नोटिस करोगे यहाँ पे टोटल 4 तरह की यूथनेशिया आपको देखने को मिल जाएंगे। एक होता है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब आप बाहर से कोई ना कोई चीज़ एंटर कर रहे हो। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक कोई पेशेंट है, वो पेशेंट डेथ बेड पे है, काफ़ी हालत ख़राब है, उसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है। ऐसे में अगर कोई बाहर से कोई पर्सन इंजेक्शन देके उसको मार दे, उसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। मारना मतलब कि उसकी मर्जी थी यार कि अब इतना नहीं जी सकते, इतना हेल्थ कंडीशन इतनी खराब है। पैसिव यूथनेशिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखो बाहर से कुछ इंजेक्ट नहीं किया जाता, पर आपके लिए जो भी ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है, जो भी आपकी लाइफ सपोर्ट है, अगर हम उसको हटा देंगे तो कहीं ना कहीं तब भी उस पर्सन की तो डेथ होगी ही ना। तो ये इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव के अंदर क्या होता है, आप बाहर से ना कुछ ऐड कर रहे हो। पैसिव के अंदर बस आप लाइफ सपोर्ट को हटा देते हो। वॉलेंट्री होता है जो आपकी मर्जी से होता है, आपकी कंसेंट के साथ। इनवॉलेंट्री होता है जो आपके बिना पेशेंट की कंसेंट के होता है। अब इंडिया जुडिशरी की अगर हम बात करें तो एक बहुत दुखदायक केस था अरुणा शॉनबाग केस जो हुआ था, मतलब अरुणा शॉनबाग जी के साथ जो हुआ था। तो उसके बाद एक अरुणा शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखने को मिलता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। उसी तरह से कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी ये चीज़ को अलाउ किया गया, ठीक है ना। और साथ साथ यहाँ पे ये बात भी करी गई कि लिविंग विल्स जो होती है ना इन टर्मिनली इल पेशेंट्स की, उनको हम रिकॉग्नाइज करें। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर मान लो कि अब कोई पर्सन किसी केस के अंदर अपनी इच्छा को नहीं व्यक्त कर पाएगा कल को अगर कुछ मेडिकल चीज के बाद, तो वहां पर ना एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से ना ये पता लग जाता है कि किस तरह की मेडिकल केयर वो पर्सन एक्सपेक्ट करेगा। क्या वो कहेगा कि यार अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया
तो मुझे आप पैसिव यूथनेशिया दे दीजिए, ठीक है ना। तो बेसिकली एक एडवांस डायरेक्टिव उसने दे दिया कहीं ना कहीं कि क्या किस तरह की उनको केयर मिलनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जो गाइडलाइंस थी उनको मॉडिफाई किया टू राइट टू डाई विद डिग्निटी को मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए। काफी सारे लोग इसको सुसाइड के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, पर ये सुसाइड नहीं है। सुसाइड देखो क्या होता है, एक बंदा खुद ही सब चीजें कर लेता है ना। जो लोग सुसाइड करते हैं वो खुद ही वट एवर वे से वो सुसाइड करते हैं, पर यूथनेशिया के अंदर क्या होता है, वहां पर आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की हेल्प मिलती है, चाहे वो एक्टिव हो गया पैसिव हो गया, वहां पर कोई ना कोई और पर्सन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये फर्क चीजों का आपको पता होना चाहिए, इनका सबका क्या अर्थ है। एक्टिव पैसिव का मैंने आपको अर्थ बता ही दिया। सुसाइड का मतलब आप जानते होंगे, वॉलेंटरी होता है, आपका अपनी मर्जी के साथ आप ऐसा डिसीजन लो। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं डॉक्टर ना नॉलेज के साथ आपको कुछ मीन्स प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से सुसाइड किया जा सकता है, दैट इज फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज श्रिम्प हैचरीज। अब ये क्या चीज है, देखो दरअसल में ना आप लोग जानते होंगे एक्वा कल्चर के बारे में। बिल्कुल सर, एक्वा कल्चर की जब हम बात करते हैं तो आपका फिशेस हो गया, ठीक है, आपके श्रिम्प्स हो गया, आपके प्रॉन्स हो गया, ये सब चीज़ें आपके जो सी फूड वगैरह है ये सारा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ना, ओवर द टाइम्स इंडिया में एक्वा कल्चर सेक्टर अच्छा काम कर रहा है एंड काफ़ी सारा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इवन अगर हम बात करें यूएसए को, हमने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया है। और यूएसए में जो श्रिम्प है ना, उनका सबसे फेवरेट सी फूड माना जाता है यूएस के अंदर, ठीक है। अब हो क्या रहा था ना पिछले कुछ टाइम से अगर हम बात करें, तो जैसे आपका वियतनाम हो गया, आपका चाइना, थाईलैंड हो गया, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे श्रिम्प जो भेजा करते थे यूएसए को। पर धीरे धीरे इंडिया हैज बीन डूइंग रियली गुड इन दिस श्रिम्प फार्मिंग एंड श्रिम्प एक्सपोर्ट के अंदर, जिस वजह से इन सारी कंट्रीज का शेयर कहीं ना कहीं कम हो रहा था एंड इंडिया का शेयर श्रिम्प फार्मिंग के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे टाइम के अंदर पता क्या होता है, ऐसे टाइम के अंदर एक शिकागो बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप ने ना एक रिपोर्ट निकाल दी। सर क्या रिपोर्ट निकाल दी, उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बात करी कि इंडिया में ना जो श्रिम्प फार्मिंग करी जाती है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करे जाते हैं, उसके अंदर इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा जाता। अब एक्चुअल में इंडिया का ये कहना है कि ये ना सभी बायस्ड इस तरह के ग्रुप्स हैं, इनका पर्पस कुछ और नहीं, ये चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, इनके एक्सपोर्ट्स दोबारा से बढ़ पाएँ उसकी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, अगर ये सब वाले बातें जाएंगी कि इंडिया में श्रिम्प फार्मिंग होती है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ध्यान नहीं रखते, ये सब नहीं करते, तो बाहर वाली कंट्रीज वाले इसको हो सकता है एक्सपोर्ट को बैन कर दें इंडिया का, एंड जिस वजह से नुकसान किसका होगा, इंडिया का। तो ये सब मुद्दा न्यूज़ में चल रहा है। बाकी आपको मैंने समझा दिया श्रिम्प होते क्या हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अंदर ना नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है, इसको श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर मैक्सिमम हमें श्रिम्प्स देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, राइट। और एक चीज और भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो मेजर कंट्रीब्यूटर इसके पीछे रहती हैं जो श्रिम्प फार्मिंग करती हैं। ऐसा भी कई जगह पे देखा गया है कि लगभग 80% 90% जो वर्कर्स काम कर रहे हैं श्रिम्प फार्मिंग के अंदर, वो आपकी महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं का भी सशक्तिकरण हो रहा है एंड कहीं ना कहीं हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, इंडिया के लिए अच्छी बात हो रही थी। पर इस तरह की रिपोर्ट्स आना ये थोड़े बाइस्ड चीज़ों को यहाँ पे हमारे सामने दर्शा देती है। जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादातर श्रिम्प्स आपके पूरी तरह से एक्वाटिक होते हैं, पर दो स्पीशीज ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि सेमी टेरेस्ट्रियल भी हैं और काफ़ी अच्छा खासा टाइम अपना लैंड के ऊपर भी स्पेंड करती हैं। इवन हमारे पास ना एक मैनग्रोव्स के रिगार्डिंग भी एक इनिशिएटिव है जिसको SAIME इनिशिएटिव बोलते हैं, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड मैनग्रोव इकोसिस्टम। इसको 2019 के अंदर लाया गया था। ये मैनग्रोव्स के रिगार्डिंग वहाँ पे ना श्रिम्प कल्टिवेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर 30 हेक्टेयर का आपका एरिया है, वहाँ पे श्रिम्प कल्टिवेशन देखने को मिल जाएगी। अब ये जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है इस तरह से मरीन प्रोडक्ट का, उनको कौन देखता है, उनको देखा जाता है MPEDA के द्वारा, दैट इज मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आने वाली एक अथॉरिटी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक MPEDA एक्ट 1972 के अंदर लेकर आई गई थी। हम अपनी सी फूड इंडस्ट्री को कैसे कहीं ना कहीं प्रमोट कर पाएँ एंड उसका पूरा एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएँ, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट काम रहते हैं। मार्केट प्रमोशन हो गया, फिशरीज के रिगार्डिंग हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, ये सारे काम इसके द्वारा देखे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जकारियापुरा, जो कि इंडिया का क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल विलेज यहाँ पे बन चुका है। देखो एक्चुअल में क्या है, ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डायरेक्टली तो शायद ना पूछे। एक तो इसकी लोकेशन हो सकती है, ध्यान में रखना ये हम बात कर रहे हैं विलेज जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ के लोगों ने ना बहुत कुछ अच्छे काम किए जिस वजह से ये क्लाइमेट स्मार्ट विलेज मॉडल विलेज बन चुका है। क्या मतलब इस चीज़ का, देखो जब हम बात करते हैं ना बायोगैस की,
तो आप जानते होंगे काऊ डंग को अगर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे पास बायोगैस प्रोड्यूस होती है। एंड बायोगैस का यूज आप कुकिंग फ्यूल के अंदर, आप और भी अलग अलग चीज़ों के अंदर आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो बेसिकली आपके वुड हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, उनका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा एंड ये एक प्रॉपर एक कुकिंग फ्यूल की तरह यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि इस पर्टिकुलर गांव के अंदर जितने भी आपके हाउस होल्ड्स हैं उन सब ने इस तरह से स्मॉल स्केल बायोगैस फैसिलिटीज़ को यहाँ पे एम्ब्रेस किया है, जिस वजह से ये मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल विलेज की तरह यहाँ पे सामने आया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो भी इफेक्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के एग्रीकल्चर के ऊपर उनको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पाइनियर किया गया था CGIAR रिसर्च प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इससे कहीं ना कहीं फार्मर्स का लाइवलीहुड बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन उससे कहीं ना कहीं कम होते हैं एंड हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने 2030 तक अचीव करना है उसके अंदर भी मदद मिलती है। यहाँ पर ना एक चीज़ नोटिस करी गई है, जैसे आप जानते होंगे स्लरी के बारे में। तो होता क्या है ना कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आप नोटिस करोगे कि बायोगैस स्लरी एक तरह का डाइजेस्टेट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। अब इस फर्टिलाइजर के आने की वजह से कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे लोगों का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। बायोगैस सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग्स भी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी कमाई बढ़ी है बेसिकली। यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB का भी असिस्टेंट रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे हाउस होल्ड 360 हाउस होल्ड इस गाँव के अंदर हैं, उन सब के अंदर यहाँ पे फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। इनका जियो टैगिंग भी किया गया है, लोगों की ट्रेनिंग, महिलाओं की ट्रेनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक यहाँ पे सूधन ट्रेडमार्क, इसको भी आप यूज़ कर पाओगे ताकि अपने फर्टिलाइजर प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर पाओ, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंट पूरा सिस्टम है, तो ये ओवरऑल इस तरह से चीज़ वर्क करती है। मैंने आपको बता ही दिया बायोगैस फैसिलिटी का, जिसको आप कहीं ना कहीं यूज़ करते हो कुकिंग फ्यूल के अंदर एंड ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड लो मेंटेनेंस भी होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आनंद डिस्ट्रिक्ट आप बहुत फेमस, उसको जानते भी होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। देखो दरअसल में ना कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूछा था, ठीक है। तो उसी का आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि अभी इनकी छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ एनिवर्सरी थी, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थे। शिवाजी महाराज की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम शिवाजी भोसले था एंड ये भोसले मराठा क्लैन के यहाँ पे मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। इनका बर्थ 1630 के अंदर शिवनेरी फोर्ट के अंदर हुआ था। बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तनत है वहां से अलग से उन्होंने अपना एक एनक्लेव को काव किया एंड इससे ही कहीं ना कहीं मराठा अंपायर की शुरुआत मानी जाती है। इनकी कैपिटल आपको रायगढ़ फोर्ट देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे फोर्ट्स इन्होंने सीज भी किए, तोरना फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, कोंडना फोर्ट एंड इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका छत्रपति मतलब टाइटल इनके जो थे, शाकाकर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, आपका हेंदेव, धर्म राधक, ठीक है ना। तो इस डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी इनको यहाँ पे मतलब इनके टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब भी कभी हिस्ट्री बुक्स को पढ़ते हैं तो ये देखने लग जाते हैं यार किसने किसको हराया, किसने कौन जीता। पर एक्चुअल में ना अगर आप यूपीएससी देखोगे तो यूपीएससी में ये जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कौन से पर्टिकुलर किंग की किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो हमें भी ना थोड़ा पढ़ते समय लड़ाइयों के ऊपर कम फोकस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री को और बेहतर ढंग से प्लस ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ना इनकी नेवल फोर्स की, तो नेवल फोर्स इनकी बहुत स्ट्रांग थी एंड इवन आज के समय के ऊपर अगर हम बात करें इंडियन नेवी का जो इंसाइन है उनकी इंस्पिरेशन भी शिवाजी महाराज से ही यहाँ पे ड्रॉ करी जाती है। रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे रैयतवाड़ी सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट किया, जहाँ पर काथी सिस्टम की मदद से यानी कि रॉड या काथी से देखा जाता था, लैंड को मेजर किया जाता था। तो रैयत मतलब एक तरह से आपके जो किसान होते हैं उन्हीं के पास आप नोटिस करोगे उनके पास जमीन होती थी एंड अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे रेंट पे करते थे। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनकम के दो मेजर सोर्सेज थे। चौथ चौथ आप जानते होंगे, चौथ होता है एक चौथ, ठीक है ना, 1/4 जिसको बोलते हैं चौथ, इसी को बोला जाता है। तो एक्चुअल में अगर मान लीजिए कोई नॉन मराठा टेरिटरी है, उसको रेड करने से बचाने के लिए यानी कि एज अ सेफ गार्ड की तरह यहाँ पर नॉन मराठा टेरिटरीज क्या करती थी, वो 1/4 यहाँ पे टैक्स पे करती थी किनको, मराठास को। उनके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स था वो था आपका स्वदेशमुखी, जो कि 10% किया जाता था, लिवाई किया जाता था, जो भी एरियाज किंगडम के बाहर से होते थे। तो इस तरह से मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के पास अच्छी खासी आपको इनकम देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर सोल्जर्स को कैश में पे किया जाता था एंड अगर कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है तो उनको लैंड ग्रांट्स या फिर जागीर ग्रांट्स या सरंजम्स के थ्रू यहाँ पे किया जाता था। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो इनकी आर्मी के अंदर आपको बहुत ही मोबाइल
पेस्टोलिस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जिनको कुनबीस के नाम से भी जानते हैं। वो बैकबोन बनते थे एक तरह से मराठा आर्मी की। बाकी मराठा नेवी के बारे में मैं आपको चीज़ें समझा ही चुका हूँ। एक बहुत फेमस बैटल है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। यही एक बैटल मानी जाती है जो कि एक टर्निंग पॉइंट थी, जिससे आप नोटिस करोगे, जिससे शिवाजी को पावर के आने के अंदर एंड कहीं ना कहीं जो आपको मैंने बताया आदिल शाही जो सल्तनत थी, जो कि आपको बीजापुर में देखने को मिलती है, उसको हराने के अंदर एंड शिवाजी को एज अ मराठा किंगडम की स्टार्टिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे गवर्नेंस के अंदर अष्टप्रधान मंडल जो था शिवाजी महाराज का, वो बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको टोटल 8 मिनिस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। एक थे पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, अमात्या फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव सेक्रेटरी, मंत्री फॉरेन मिनिस्टर, सेनापति आपके कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सुमंत नेवल अफेयर्स हो गया, न्यायाधीश हो गया आपके जस्टिस के, पंडित राव हो गया आपके रिलीजियस एंड कल्चरल अफेयर्स के। तो इस तरह से ये अष्टप्रधान मंडल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो सिंधिया क्लैन के मेंबर नहीं, ये आपको भोसले क्लैन के आपको मेंबर देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको नेटो के बारे में पूछा था, तो यूक्रेन तो मेंबर नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ देखो मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा कल गड़बड़ हो गई थी, टोटल 31 मेंबर्स नहीं, अब आज के समय टोटल 32 मेंबर्स हैं, तो इसको भी प्लीज़ आप अपडेट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, कल 31 बोल हो गया था, अब इसके नहीं, अब इसके 32 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, तो फर्स्ट भी आपका इनकरेक्ट है। इंडियन लॉरल ट्री की बात करें तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। हाँ जी, इसके अलावा आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप ट्रू और फॉल्स की मदद में नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने एक और ना मिस हो गया था, ये वाले ट्रू फॉल्स, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कैलिस्टो की बात करें तो ये सैटर्न का नहीं, ये बल्कि आपका जुपिटर का वन ऑफ द लार्जेस्ट मून्स आपको देखने को मिलेगा, तो ये फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। ओजोन लेयर की बात करें तो मेसोस्फेयर के अंदर नहीं, मेजरली आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। हालांकि अब तो ट्रोपोस्फेयर में कुछ देखने को मिल जाती है, पर मेजरली स्ट्रेटोस्फेयर में। कैनबिस की बात करें तो जर्मनी लार्जेस्ट ईयू मेंबर बना है जिसने लीगलाइज किया है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आज का होमवर्क आपका रहेगा एमसीक्यूज के अंदर। देखो किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर थोड़े असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्योंकि उसमें ना दिक्कत होती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुन ली भैया आपकी बात भी। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की, फिर अकॉर्डिंगली कल इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड दूसरा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लासीफाई किया जाता है मिनिस्टर्स को इस तरह 4 रैंक्स के अंदर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम तो मेंशन्ड है, पर इस तरह से क्लासीफाई बिल्कुल भी नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये पहली बात अपने आप में गलत हो जाएगी। ये जो बात कह रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे दूसरा जो कह रहा है कि आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये बात ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपसे और पूछा था एक क्रॉप के बारे में, जो कहीं ना कहीं जिसमें ग्रो करने के लिए कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, तो दरअसल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए कॉटन, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है इसके कल्टीवेशन के लिए, राइट। तो ये किसकी बात हो रही है, अरे ये बात हो रही है आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल की, ठीक है। आप जानते होंगे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, इन स्टेट्स के अंदर अच्छी खासी प्रोडक्शन में देखने को मिल जाती है। नॉर्मली 21 से 30 डिग्री का टेम्परेचर कॉटन के लिए सूटेबल माना जाता है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।